नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 22 जुलाई के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, और यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, यूपीएससी ईपीएफओ के हमारे कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज के पेड ग्रुप चालू हैं। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060689 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, जिसमें कि इंस्टाग्राम पे हम पेड पीडीएफ्स की पिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज, आप लोग वहां सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो यू विल गेट दिस फ्री चैनल एंड मोर 3 फ्री चैनल्स ऑन टेलीग्राम पे हमारे जो हैं, ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी। अगर आपने इनको टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाके सर्च किया तो आपको मिल जाएगा। ठीक, आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, वो हैं ये वाले। देखिए, आईसीएमआर का अभी चौथा सीरो सर्वे हुआ है। ठीक, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर से कर रहे हैं। बताइए तब तक कमेंट करके, जब तक मैं इस पे टॉपिक पहुंचता हूँ। सीरो सर्वे किससे संबंधित है? ठीक, आगे ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, रक्षा मंत्रालय ने अभी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी जो है लॉन्च करी है। किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 P-75I सबमरीन की इंडियन नेवी के लिए। ठीक, पूरी जानकारी भी देखेंगे। स्टार्टअप इंडिया, ठीक, स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम है, लेकिन यहां पे क्या है? स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म। ठीक, तो ये कैसे अलग है, क्या चीजें इसमें है, देखेंगे। अगला है कि एक कमीशन बनाया गया है नया, और एक जो संस्था थी पहले, अब उसको हटाया जाएगा, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट से संबंधित है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि दिल्ली और उसके आसपास का जो एरिया है, रीजन बात है। अगर वहां पे लिखा हो नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो टेरिटरी वाला जो है, क्षेत्र वाला, तो वो दिल्ली हो जाता है। ठीक, लेकिन रीजन की बात होगा तो आसपास जो है आपका हरियाणा, पंजाब और ये आपका यूपी, ये सब आ जाता है। ठीक, एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित। ठीक, देखिए, पहला जो हमारा आज का टॉपिक है आईसीएमआर, और ये जो है हमारा किससे आएगा? ये जीएस पेपर 2 से आएगा। ठीक, हेल्थ वाला जो है, गवर्नेंस का जो वो है हमारा टॉपिक, उसके अंतर्गत आएगा। कई लोगों ने बोला था सर एक बार टॉपिक बता दिया करिए सिलेबस से कि कहाँ से है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये, इसलिए भी ये जरूरी है ताकि आप लोग जो है 4 बुकलेट बना लो। ठीक, जीएस 1 2 3 4, और उसमें जो मैं आपको एवेल्यूएशन कराता हूं, तो आप अगर 2 पेपर का है तो 2 में लिख लेना। ठीक, तो जीएस पेपर 2 का है मेरे भाई, और इसमें जो है ये गवर्नेंस का है। गवर्नेंस में आप देखोगे तो हेल्थ वाला सिस्टम जो है। ठीक, आईसीएमआर, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अब इसने एक सीरो सर्वे किया है, और ये चौथा सीरो सर्वे है। इसमें सीरो सर्वे जो होता है किससे संबंधित होता है? एंटीबॉडीज से संबंधित होता है। ठीक, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि सीरो सर्वे किससे संबंधित है, तो ये एंटीबॉडी से संबंधित है। पहले सीरो सर्वे 3 बार हो चुका था, ये चौथा सीरो सर्वे है। इसमें यह बताया गया है, रिजल्ट ये आया है कि 6 साल के ऊपर जो भारतीय हैं, वो जो है उसमें 66%, यानी कि 2/3 जो है आपके, उनके अंदर SARS-CoV-2 से निपटने के लिए एंटीबॉडीज आ चुकी हैं। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से वैक्सीनेशन के जरिए या फिर नेचुरली आप, मतलब इन लोगों के अंदर जो है ये वाला वायरस घुसा था या फिर इसको फेस किया, तो इसके वजह से एंटीबॉडीज बन गई हैं। ठीक, कई लोगों में ये भी देखा गया है कि उनके अंदर एंटीबॉडीज जो है नहीं भी बन पाती हैं। ठीक, इसीलिए वो जो है ना वाला एक मोनोकोकल करके एक हम लोगों ने वो मॉकटेल वाला पढ़ा था कि कॉकटेल क्या था वो, जिसमें कि जो है एंटीबॉडीज का कॉकटेल मॉकटेल डाल देते थे, तो वो वाली चीजें जिनके अंदर नहीं एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 66% जो भारतीय हैं 6 साल के ऊपर, ध्यान रखना एक एक वर्ड,
ठीक, तो उनके अंदर जो है SARS-CoV-2 से निपटने के लिए एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। लेकिन अगर 66% के अंदर बन गई तो बाकियों का क्या? बाकी लोग अभी भी खतरे में हैं, इसलिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। मैंने कल ही करवाया था। थोड़ा बहुत बुखार आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बुखार आए वो चला जाए, वो ज्यादा अच्छा है कि आए और चला ही जा ही ना पाए, ये गड़बड़ है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, 40 करोड़ इसमें बोला गया है कि 40 करोड़ लोग जो हैं अभी भी सार्स से संबंधित जो है एंटीबॉडी उनके अंदर नहीं बन पाई हैं, और जो है ये इसके लिए जो है वैक्सीनेशन ये सब कराना चाहिए। अच्छा, एक चीज आप लोग ये भी सोच रहे हो कि क्या पूरे इंडिया में इन्होंने सर्वे कर लिया था? तो देखिए ऐसा नहीं होता है, कुछ एक सैंपल साइज उठाते हैं ये लोग। ठीक, उसी सैंपल साइज को जो है मैं देखते हैं, अगर उसमें मान लीजिए 100 में 66% लोग का जो है इनको लगा, पता चला कि हाँ एंटीबॉडीज बन गई हैं, बाकियों में नहीं बन पाई हैं, तो उसको फिर वो जो है पूरा जो है एम्पलीफाई कर देते हैं और फिर जो है पूरे भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से बताते हैं। ठीक, तो ये चीज है। पिक्चर थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी। तो ये अभी जो चौथा वाला इन्होंने सीरो सर्वे किया है ICMR ने, ये जून से जुलाई का था। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। अभी 70 डिस्ट्रिक्ट 21 स्टेट में इन्होंने इसको जून से जुलाई में सर्वे कंडक्ट कराया था। इससे पहले पिछले साल जो है मई जून 2020, अगस्त सितंबर 2020 और पहले भी आपका दिसंबर जनवरी 2020-21 में हुआ था। 6 से पहली बार जो है इसमें 6 से 17 साल के बच्चों को भी इंक्लूड किया गया था और 7,252 हेल्थ केयर वर्कर्स को भी इंक्लूड किया गया था। ये चौथा राउंड था। इसमें नेशनल ब्लड सीरम सर्वे किया जाता है। एंटीबॉडीज कितनी आई हैं कोविड-19 निपटने के लिए, इसके लिए ये वाला सर्वे कराया गया है। इसकी मेन फाइंडिंग्स यही है कि 66-67% जो है लोगों के अंदर एंटीबॉडीज अब कोविड से लड़ने के लिए आ चुकी हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ चुकी है। तो देखिए, अगर आप पहले 2020 वाला देखोगे तो 0.7% ही सिर्फ लोगों के अंदर जो एंटीबॉडीज थी, दैट वाज टू लो। ठीक है, अब उसके बाद जो है 2020 में अगस्त सितंबर में 7.1 था, 24.1% था आपका दिसंबर जनवरी में, अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और इस वाली सर्वे में ये भी बताया कि 2/3 जो इंडियंस अभी भी जो है आपका एक्सपोज्ड हो चुके हैं नोवल कोरोना वायरस से, तो मतलब उनके अंदर तो हो गई है एंटीबॉडीज आ गई। लेकिन बाकी के 40 करोड़ का क्या, वो लोग अभी भी जो है कोरोना वायरस के चपेट में आ सकते हैं। और ये जो सर्वे है उसमें इन्होंने ये भी बताया है कि जो एंटीबॉडीज है, जैसे 66-67% ये बता रहे हैं, 66-67%, तो वो रूरल और अर्बन एरियाज में बराबर है। चाहे आप रूरल के 100% में से निकाल दो या फिर अर्बन के 100% निकाल दो, करीबन इतना ही 67-66% ही जो है लोगों के अंदर है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके अंदर तो एंटीबॉडीज 85% तक बढ़ी हुई है। ठीक, और चिल्ड्रन के बारे में इन्होंने क्या कहा, देखो इसमें सर्वे में ये कहा गया है कि करीबन 6 से 17 साल के जो बच्चों का किया हमने सर्वे, उसमें आधे से ज़्यादा के पास में जो है सीरो पॉजिटिव आए, यानी कि एंटीबॉडीज बन रही हैं, सीरो पॉजिटिव। ठीक, ये चीज़ है। और वो मतलब इसका मतलब कोविड-19 से किसी ना किसी तरीके से उनका सामना हुआ होगा, एंटीबॉडीज इसलिए बन गई हैं। ठीक, तो बाकी लोग का ये है कि अभी उनका सामना नहीं हुआ है, तो एंटीबॉडीज हो सकता है बने ना बने, तो इसलिए जो है वैक्सीनेशन करवा लो, तो एंटीबॉडीज पहले से तैयार हो जाएंगी आपकी इस पर्टिकुलर वायरस के लिए, क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती हैं पर्टिकुलर जो है वायरस के लिए बनती हैं। ठीक, ये वाली चीज़ें पहले भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, जो चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो समझ वाली चीज़ें, यूपीएससी इसी तरीके से पूछेगा क्वेश्चन। अगर आप लोग मेरा डायरेक्ट मतलब रोज ये जो है नियमित रूप से फॉलो कर रहे हो, आप लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप देखना जिस दिन एग्जाम में बैठोगे, यूपीएससी का लेवल बहुत बहुत अलग है। डोंट कंपेयर इट विद द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेट पीसीएस में जो भी मैं फैक्ट्स बताता हूँ ना, इसीलिए बताता हूँ फैक्ट्स कि ये वाला जो है 6 साल के ऊपर था, ये वाली चीज़ें, ये 66%, ये सब मैं इसलिए बताता हूँ ताकि जो है अगर स्टेट पीसीएस या फिर अब मान लो यूपीएससी ने भी फैक्ट्स वाले क्वेश्चन पूछे तो वो आपके हो जाए। लेकिन उसके अलावा इंटरलिंकिंग, इंटर रिलेशन करके अगर यूपीएससी बिटवीन द लाइन अंडरस्टैंडिंग इन सब पे क्वेश्चन पूछता है, तब भी मैं आपकी कॉन्सेप्ट्स, आपकी अवधारणाओं को इतना मजबूत कर दूं कि आप लोगों का क्वेश्चन वहां पे स्टेटमेंट के आने पर भी गलत ना हो। ठीक, तो लगातार देखते रहिए, और जिन लोगों का पीछे रह गया प्लीज आप लोग 1.5x पे करके जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, ये आपको लोगों को पता है, इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च, यानी कि जो है आपका मेडिकल संबंधित जितनी भी रिसर्च बॉडीज हैं वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है ये। और ये फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, मेडिकल, ये सारी चीजें होती है। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है और 1911 में इसको फाउंड किया गया था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेंस से संबंधित। ये आपका आएगा जीएस पेपर 3 में।
ठीक, डिफेंस संबंधित आएगा जीएस पेपर 3 में, सिक्योरिटी इश्यूज में। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए यानी कि इंडियन नेवी के लिए 6 P-75I, आई क्या मतलब है इंडियन, पनडुब्बियों यानी कि सबमरीन के लिए निर्माण के लिए आरपीएफ यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। अब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए एक तो LNT लार्सन एंड ट्यूबरोज जो करके है कंपनी, और दूसरी कंपनी क्या है अभी बताऊंगा, भूल गया मैं। तो इन दोनों के लिए टेंडर है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है कि आप लोग इन दोनों से जो भी चाहेगा, मतलब उसको सही लगेगा, 40,000 करोड़ रुपए का ये करीबन जो है प्रपोजल है। इसमें प्रोजेक्ट 75 आपका इंडिया, ठीक, P-75 इंडिया के अंतर्गत जो है सबमरीन पनडुब्बियां बनाई जाएंगी 6 AIP वाली, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। अब देखिए, मैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो है ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का मतलब ये होता है कि अब वैसे क्या होता है कि अगर पनडुब्बियां डीजल इंजन की हैं या फिर और कोई फ्यूल की हैं, ठीक, न्यूक्लियर की नहीं है, तो इनको बार बार जो है सतह पे आना पड़ता है पानी के, और फिर वापस जाना पड़ता है एयर इनको लेने के लिए। लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर्ड हैं ये सारी हैं तो बहुत समय तक इनको पानी के अंदर रहते हुए जो है काम करने में आसानी होती है, और इससे इन लोग की जो है स्टेल्थ फीचर बढ़ता है। ठीक, जल्दी से जो है पकड़ में नहीं आते हैं राडार से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये वाली जो है काफ़ी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत जो है ये RFP दिया गया है, रणनीतिक साझेदारी मॉडल है ये, ठीक, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक, आपका 20 जुलाई को दिया गया है। अब इसमें कौन कौन लोग हैं जिनको जो है, जो लोग इसके लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लिए, रणनीतिक साझेदारी के लिए, एक तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है और दूसरा आपका मेसर्स लार्सन एंड ट्यूब्रो है, 40,000 करोड़ का है ये। ठीक, इसमें आपका प्रोजेक्ट 75I जो है, आई यहाँ पे इंडिया को डिनोट करता है। 2007 में अप्रूव हुआ था इंडिया का, ये इंडियन नेवी का 30 साल का जो है प्लान है ये, और स्वदेशी जो है आपकी पनडुब्बियां बनाने का इसमें काम किया जाएगा। 2017 में इसमें जो है स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए इसको बूस्ट किया गया था। ये पहले जो था हमारा प्रोजेक्ट 75 कलवारी क्लास, अब कलवारी क्लास ये वो समझिएगा, एक बस कैटेगराइजेशन है, इसमें वर्गीकरण है। तो पहले कलवारी क्लास था, अब जो है P-75 इंडियन ये आई हो गया ना, तो इंडिया वाला है ये, अभी या तो मझगांव डॉक को जाएगा या फिर लार्सन ट्यूब्रो को जाएगा। 6 स्कॉर्पियन क्लास की जो है यहाँ पे सबमरीन बनाई जाएंगी 2023 तक, और ये 2050 तक या उसके बाद भी रहेंगी। आई का मतलब इंडिया है, पहले ही बता चुका हूँ, 30 साल का सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम है। इसका महत्व जो है वो ये है कि जो 6 मॉडर्न कन्वेंशनल, ठीक है ना, कन्वेंशनल आपकी सबमरीन बनाई जाएंगी, इसमें आपका सब कुछ भारत से ही आपको मिलेगा, कोई भी चीज़ में बाहर से। पहले क्या होता था, सबमरीन जैसे हम लोग लेते थे, चाहे रशिया से लेते थे या यूएसए से लेते थे, यूएसए तो अब लेने लग गए, तो क्या होता था कि हम लोग पहले तो खरीदें उनको, फिर उनकी मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट, सब कुछ हमको उनसे लेना पड़ता था। तो एक लंबी मतलब उनकी कमाई का जरिया रहता था, तो काफ़ी खर्चा भी हमारा होता था, और हम उनके ऊपर डिपेंडेंट भी रहते थे। मान लो हमारे कल को रिश्ते जो है रशिया से नहीं अच्छे रहे, तो वो हमारे खिलाफ जो है, हमें पता चला स्पेयर पार्ट ही नहीं दे रहे हैं, सर्विस ही नहीं दे रहे, तो हम क्या करेंगे? इसलिए आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, और आप अपनी जिंदगी में भी आत्मनिर्भर बनिए, बहुत जरूरी है चीज़। किसी के ऊपर डिपेंडेंट अगर बनते हैं आप, तो आप डिपेंडेंट ही रहते हैं, आपकी स्वतंत्र होकर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रहती है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लान मैंने आपको बता दिया है, और इसमें कई सारे मॉडर्न मिसाइल सिस्टम और काउंटर मेजर सिस्टम भी रहते हैं, सबमरीन अपना बचाव भी कर सके उसके लिए। ठीक, स्वदेशी रूप से जो है यहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिज़ाइन प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें होंगी। ओवरऑल यहाँ पे जो है स्वदेशी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को जो है बढ़ावा देना है, स्वदेशी बनाना है फ्यूचर, ताकि हम बनाएं और फिर हम अपने आर्म फोर्सेस में जो भी हमारी भविष्य में नीड आने वाली, या फिर हम इसको बेच भी सकते हैं ना आगे जाके। इससे हमारी MSME जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब भी बढ़ेंगी, उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक, और जो हमारा सेल्फ रिलायंस वाला, मेक इन इंडिया वाला, ये सब सारे जो प्रोजेक्ट हैं, जो ड्रीम हैं, वो भी पूरे होंगे। ठीक, ये हो गया। तीसरा जो हमारा जो है आर्टिकल है, वो है आपका टॉपिक जो है वो है आपका GS पेपर 3 से संबंधित होगा। ये आपका जो है इंडस्ट्रीज से संबंधित है। ठीक, स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। अब देखिए कंटेक्स्ट यहाँ पे ये है कि 104 स्टार्टअप आए,
अलग अलग क्षेत्रों से उन्होंने रजिस्टर कराया स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे क्या होता है ये समझिएगा, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक, एक ऑनलाइन दुकान है या फिर एक शोरूम है। यहाँ पे ये सारे जो स्टार्टअप आए हैं नए नए एरिया के, नए नए क्षेत्रों से नए नए आइडिया लेकर, वो इस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने जो है वीडियोस डालेंगे कि क्या है उनका आइडिया, पीडीएफ डालेंगे कि क्या आप पढ़ भी सकते हो, ताकि लोग जो चाहते हैं निवेश करना या फिर उनके आइडिया को जो है लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हो गए जो अलग अलग उसमें क्षेत्रों में, किस तरीके से वो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से जो है सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, ये सारी चीजें इस शोकेस प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये ही है स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म, ठीक। और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, DPIIT, ठीक। आपका डिपार्टमेंट ऑफ, ये है आपका इंटरनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन करने वाली जो संस्था है, आपका डिपार्टमेंट है, आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये इसको प्रमोट कर रहा है, ठीक। ये प्रॉमिसिंग स्टार्टअप जो कई सारी प्रॉब्लम्स के नवीन नवाचार के जरिए जो है नए नए सॉल्यूशंस ला रहे हैं, इन सबको जो है आपका ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। मतलब डिस्कवर भी लोग कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और एक तरीके से जैसे मान लीजिए शोकेस कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन है, आप वहां से आप चूज कर लो कि भाई कौन सा जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको, और जो है जिसको आप आगे स्टार्टअप में बढ़ाना चाहते हो, ठीक। ये जो इनोवेशंस हैं काफ़ी जगहों से हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कई सारे क्षेत्रों से। फिनटेक होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यानी कि वित्तीय जो है तकनीक। अब ये इसका एक उदाहरण है, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा जो है बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसी, इन सब के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ गए हैं। बिटकॉइन खरीद लो, ये खरीद लो, वो कर लो, म्यूचुअल फंड खरीद लो, तो ये सब फिनटेक है। जीरोधा का नाम सुना होगा, ठीक है। वैसे इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी है, सोशल इम्पैक्ट, सामाजिक प्रभाव क्या डालना है। हेल्थ टेक हो गया, ठीक है, आपका जो है हेल्थ से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसके जरिए। एजुकेशन टेक, एडटेक, तो इन सब क्षेत्रों में ये स्टार्टअप हमारे हैं, ठीक। और ये जो है एक्सेप्शनल इनोवेशन करना चाहते हैं, असाधारण नवाचार का प्रदर्शन करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत इसको शोकेस किया जा रहा है, ठीक। इसमें जो है आप वीडियो के जरिए, पीडीएफ के जरिए इनके बारे में जान सकते हैं, इनकी एक विजिबिलिटी रहती है, और गुड क्वालिटी ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स को आगे इसमें मौका मिल सकता है। जितने भी ये सारे स्टार्टअप हैं, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि आंतरिक व्यापार से संबंधित है और उद्योग से संबंधित है, ठीक। स्टार्टअप इंडिया के प्लेटफॉर्म को अब ये अप्लाई कर रहे हैं शोकेस प्लेटफॉर्म पे। 104 स्टार्टअप आए हैं अलग अलग फील्ड से, ठीक। तो ये चीज़ है, इसका बेनिफिट देखिए यही है कि जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उनकी डिस्कवरी हो सकती है स्टार्टअप की, और अपना जो है इन्वेस्टमेंट इनको मिल सकता है, इनकी अपॉर्चुनिटी भी बढ़ सकती हैं, और इससे रेफरेंस पॉइंट होगा कि नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड बढ़ रहा है, किस तरीके से चल रहा है कंट्री में, ठीक। DPIIT जो है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत होता है, और ये इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को बढ़ावा देता है। 1995 में फाउंड हुआ था, ठीक है, ठीक। तो ये वाली बात हुई। अगला जो हमारा क्वेश्चन, जो टॉपिक है, सॉरी, वो है आपका इन्वायरमेंट से संबंधित। तो ये वाला भी आ जाएगा आपका GS पेपर 3 से। अब देखिए क्या हो रहा है कि एक नया कमीशन बनाया जा रहा है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का, ठीक है, जो गुणवत्ता है वायु की, हवा की, उसका प्रबंधन करना है। कहाँ पर? नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरियाज में। इससे संबंधित एक नया बिल लाया जा रहा है 2021 में, यानी कि संसद में नया बिल लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि इससे संबंधित 2 ऑर्डिनेंस, यानी कि अध्यादेश जो है आपके प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट ला चुके थे, ठीक। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 123 के अंतर्गत। तो उन ऑर्डिनेंस को हटाने के लिए और इस बिल को पास करके एक नया लॉ लाकर जो है स्थायी रूप से ये वाली संस्था बन जाए, कमीशन बन जाए, जो कि देख रेख कर सके नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरियाज में कि क्या, किस तरीके से वायु की, हवा की गुणवत्ता हो रही है, ठीक। तो अभी देखिए, इससे
पहले एक तो ये रीजन है कि ऑर्डिनेंस वाला, दूसरा एक रीजन है कि ईपीसीए, अभी इसका फुल फॉर्म बताऊंगा, ठीक। ये एक संस्था थी, ये आउट ऑफ ट्यून हो चुकी है, बिल्कुल प्रभावशाली नहीं रह गई है, इसलिए इसको भी हटाना है। तो इसलिए जो है ये नया कमीशन लाया जा रहा है। अच्छा, मुद्दा क्यों है कि एयर क्वालिटी का ऐसा मुद्दा क्यों है? दिल्ली आपने पीछे देखा है कई बार जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में आ चुकी है, लगातार बनी रहती है, कई बार नंबर 1 पे भी रही है। तो यहाँ पे दिल्ली के और आसपास के एरियाज में क्यों हो जाती है इतनी पॉपुलेशन? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है स्टबल बर्निंग, यानी कि पराली जलाना, ठीक। पराली जो है जलाते हैं, पराली जो गेहूं होने के बाद जो उसमें बचता है, बाद में उसमें आग लगा देते हैं और उससे फिर उसमें पानी भर के जो है जुताई कर देते हैं। तो वो उनके लिए आसान पड़ता है, लेकिन इससे वायु जो आपका जो वायुमंडल है, जो पर्यावरण है, उसका बड़ा भयंकर नुकसान होता है, एयर क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। इसके अलावा और भी दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में जो वायु जो है एयर क्वालिटी खराब होती है, वो कंस्ट्रक्शन पे की वजह से होती है। छोटे छोटे कण PM2.5, PM10, और जो है आपका कई लोग डीजल जनरेटर्स यूज़ करते हैं, कई सारे लोग जो है पत्ते वत्ते सब जो है इकट्ठा करके जला देते हैं, गंदगी जो भी कूड़ा वूड़ा आपने देखा होगा, स्वच्छ भारत अभियान जैसे चला तो उसमें क्या है कि एक जगह इकट्ठा कर दिया, आग लगा दो आराम से। तो इन सब की वजह से वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा खराब होता है दिल्ली और उसके आसपास के रीजन का। तो इसीलिए EPCA जो है आपकी प्रभावशाली नहीं रह गई है। ऑर्डिनेंस इस पर लाए जा रहे थे, तो उसको एक जो है स्थायी रूप दे दिया जाए, एक नया लॉ बना दिया जाए। इसके लिए हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है वो ये नया बिल लाया है, अभी जो 19 जुलाई से मॉनसून सेशन चल रहा है उसमें, ठीक। पूरी चीज समझ में आ गई, पृष्ठभूमि समझ में आ गई। अब देखिए ये ऑर्डिनेंस को जो है अध्यादेश आपका 123 के अंतर्गत जो होता है वो उसको हटाने के लिए ला सकता है। अच्छा बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस जो है क्या किसी मनी बिल के लिए या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए भी लाया जा सकता है क्या? ठीक, थोड़ा सोच के समझ के या फिर लक्ष्मीकांत के बुक उठा के पढ़ के जवाब दीजिएगा। ठीक, जो बिल है उसका यही है कि कई सारे जो है अच्छा एक चीज़ और भी है, तीसरी चीज़, एक तो ऑर्डिनेंस को हटाना है, दूसरा जो है इसमें EPCA जो है आउट ऑफ ट्यून हो गई है, और तीसरी चीज़ ये है कि जो पहले ऑर्डिनेंस आए थे उसमें फार्मर्स के लिए बड़े खतरनाक पनिशमेंट की बातें करी गई थी कि भैया जेल में डाल देंगे, तुमको पेनल्टी दे देंगे। वो सब अब इस बिल में हटा दिए गए हैं, उनसे कंसल्ट फार्मर से कंसल्ट के बाद में, ठीक, सलाह मशवरा हुआ है और अब जो है इसको हटा दिया गया है। अब जो है खाली इसमें यह है, लेकिन फिर भी कुछ तो रहेगा ना, तो अब इसमें कुछ कमीशन, कोई फीस अगर आप करते हुए पाए जाते हो ये प्रदूषण, तो आपको देनी पड़ेगी। ठीक, ये चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना। स्टबल बर्निंग कर रहे हो तो कंपनसेशन फी, एनवायरमेंटल कंपनसेशन फी आपको देनी पड़ेगी, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जाएगा, ये वाली चीज़ है। अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, पहले इसको क्रिमिनलाइज कर रखा था, स्टबल बर्निंग करी तुरंत जो है जेल वेल में डाल देते थे। अब कमीशन जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाला है CAQM, ये आपका जो है अक्टूबर में 2020 में जो लाया गया ऑर्डिनेंस, फिर अप्रैल में लाया गया, इसको जो है अब इसमें इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल वेल में डालने से हटा दिया गया है। दूसरा जो है आपका एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो EPCA है, ये प्रभावशाली नहीं रही है, इसलिए इसको हटाया जाएगा। और साथ ही साथ जो कंप्लेंट्स हैं, अच्छा अब ये करेगा क्या, जो कमीशन है, आयोग जो बनाया गया है, जो कंप्लेंट कोई कर रहा है या फिर निर्देश देना है, एक तो आपको रोकना है पहली बात, और अगर मान लीजिए हो गया है, ठीक, प्रदूषण चल रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, और साथ ही साथ आगे ना हो इसके लिए भी जो है प्रयत्न करना है। अच्छा, प्रदूषण जो ये स्टबल बर्निंग वाली जो चीज़ है कहाँ से होती है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से एयर पोल्यूशन खराब होता है, दिल्ली और उसके आसपास के रीजन का। कमीशन जो है पैरामीटर बताएगा कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन को हमें कम करना है, क्या एमिशन के लेवल हो सकते हैं, कैसे क्लीन एयर को बनाए रखना है, कैसे प्रोग्राम और प्लान को जो है कार्यान्वित करना है, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ जो वॉयलेटर्स हैं, जो उल्लंघन करने वाले हैं, उनको जो है चिन्हित करना है, और फैक्ट्री इंडस्ट्री जो पोल्यूशन कर रही हैं, उनको रोको या फिर उसको शट डाउन कर दो अगर नहीं मान रहे हैं तो। कमीशन के पास ये भी पावर होंगे कि जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, रीजन जो आपने बताया, हमने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सारों में, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा वाली राज्य की सरकारें कोई ऐसा कदम लेते हैं जो कि पॉल्यूशन को फैलाता है, या फिर जो पॉल्यूशन के नॉर्म्स कमीशन ने बनाए हैं उसको वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है,
तो ये कमीशन उसको ओवर रूल कर देगा। अब एक चीज़ समझना यहाँ पर, इसमें एक फेडरल इश्यू बनता है। फेडरल इश्यू क्यों बनता है? क्योंकि एक केंद्र की संस्था, एक आयोग, राज्य की जो सरकार के द्वारा, जो मतलब एक चाइनीज सरकार के द्वारा जो एक कुछ लाए गए हैं नॉर्म्स, उसको अगर वो वायलेट कर रहा है तो केंद्र के सरकार के द्वारा जो बनाए गए आयोग है वो ज़्यादा ताकतवर बैठ रहा है। ठीक, तो ये इस तरीके से संघवाद का भी एक इशू हो सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जीएस पेपर 3 में एक टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। ठीक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, उसमें कई सारे आते हैं। रोड हो गया, रेल हो गया, पोर्ट्स हो गए, एयरलाइन हो गई। ठीक, ये सारी जो आते हैं, आपका पाइपलाइंस भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ये सारों में ये जो है आपका ये आएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि रूरल एरियाज के, ग्रामीण क्षेत्रों के जो सड़क को बनाने का कार्य इसमें होता है। यूपीएससी इसको क्वेश्चन को पूछ भी चुका है मेंस में। ठीक है, देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो रूरल डेवलपमेंट वाले हैं उन्होंने कहा है कि जो एलोकेशन, हम जो भी आवंटन करेंगे पैसों का, जो है फंडिंग करेंगे स्टेट्स को, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनके हाथ में पैसा कितना है, कितना उन्होंने व्यय या फिर एक्सपेंडिचर कर दिया है, और कितना अभी उनके पास पैसा बचा हुआ है जिसको उन्होंने खर्चा किया नहीं है। तो इसके ये चीज जैसे जैसे पता चलेगी उस हिसाब से हम आवंटन फंड्स का कर देंगे। ठीक, तो ये वाली चीज है। और अभी ये देखा गया है कि जो कई सारे स्टेट्स हैं उनके यहाँ जो अनस्पेंट यानी कि जो उन्होंने अभी पैसा नहीं खर्चा किया है वो करीबन 31 करोड़ रुपया है। ठीक, आपका अगर ये देखा जाए तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे चालू हुआ था, सन 2000 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है जो इसको कार्यान्वित करता है। 15 अगस्त 2000 से चालू हुआ था पूरी तरीके से। ये फंडिंग होती थी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन 2015 में ये बदल दिया गया। जो 14वां वित्त आयोग जो बना, वित्त आयोग बना, आर्टिकल नंबर कौन सा 280 के अंतर्गत, तो उसमें एक सब ग्रुप बनाया गया था चीफ मिनिस्टर का, जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उसका रैशनलाइजेशन करने की बात करी गई थी, युक्तिकरण करने की। ठीक, तो इसमें यह कहा गया था कि अब जो है केंद्र सरकार 60% तक फंडिंग करेगी और 40% राज्य की सरकारें फंडिंग करेंगी। ठीक, जो इसमें उद्देश्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, वो उसको बढ़ा दिया गया और इसमें नए नए हस्तक्षेप जोड़ दिए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 जो है आपका लॉन्च किया गया 2013 में। 50,000 किलोमीटर को रूरल की जो रोड है उनको अपग्रेड करने की बात करी गई थी, ताकि जो मतलब लोग हैं जो माइग्रेट करते हैं या फिर एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज हैं जिनको लाया जाता है, आपका इंटरनल ट्रेड बढ़ता है, वो सब में लोगों को फायदा पहुंचे। ठीक, इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर भी इसको लागू किया गया, लॉन्च किया गया 2016 में, ताकि जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड रोड्स हैं जहां पे मूवमेंट होता है, नक्सलियों को खत्म करना है वाली सारी चीजें जो हैं, तो 44 जो वर्स्ट अफेक्टेड LWE डिस्ट्रिक्ट थे या फिर उनके आसपास के डिस्ट्रिक्ट थे, उनको सबको इस योजना के अंतर्गत जोड़ने की बात करी जा रही थी। क्या है? रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता है। और 9 स्टेट जहां पे ये था, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इसका जो तीसरा फेज आया वो आया 2019 में। इसमें 1,25,000 किलोमीटर जो रूट है, मेजर रूरल लिंक्स हैं, उनको जोड़ना था मंडियों से, जो ग्रामीण मंडियां हैं, स्कूलों से और हॉस्पिटल से। ठीक, ये वाली चीज़ है। इसका जो मेन फीचर है यहाँ पर ये है कि भैया ये विकेंद्रीकृत किया जा चुका है, डिसेंट्रलाइज्ड है, और इसमें एविडेंस बेस्ड प्लानिंग होती है। ठीक, अच्छा, इसमें आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कितनी आबादी पर और कहाँ कहाँ पे जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बनाने की बात कही जाती है। 5,000 पर करी जाती है कि मतलब अलग अलग जगह पे होती है। मैदानी क्षेत्र यानी कि प्लेन्स हैं तो उस पर अलग होगा, हिली एरियाज हैं तो उस पर अलग होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, तो इसमें देखिए एविडेंस बेस्ड मतलब कि साक्ष्य
होने चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, स्टैंडर्ड मानक क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार जो दिए जाते हैं उसके अनुसार यहाँ पे काम होता है। रूरल रोड मैनुअल जो है जिसमें कि कार्यान्वित किया गया कि क्या मैकेनिज्म होना चाहिए केंद्रों का, केंद्र का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डीपीआर बना के आपका जो है स्ट्रॉन्ग आईटी बैकबोन को डाल के, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डाल के अच्छी सी निगरानी और कार्यान्वयन किया जाए इस प्रोग्राम का, जो कि 3 टियर क्वालिटी मैनेजमेंट एक तरीके से दर्शाता है। मतलब क्वालिटी वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी इफेक्टिव जो है ये वाला प्रोग्राम है। ठीक, और हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 67। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका जो है प्रीलिम्स के लिए भी नोट्स तैयार हो जाएंगे अगर आप इसको जो है अटेम्प्ट करते हो। डेली यूपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस में 22 जुलाई का जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसके प्रकार क्या है, मैंने अभी पढ़ाते समय बताए थे। और अब ये वाला जो पोर्शन है बड़ा खतरनाक है, मतलब इसमें थोड़ा सा सोच के लिखने वाला है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसको इम्पैक्ट करता है। ध्यान रखना, या सतत विकास प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। अगर जब भी प्रभावित आए, ठीक, तो इसके इम्प्लीकेशन आए यानी कि निहितार्थ आए, तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही लिखने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने एक चीज़ और इसमें जोड़ी है, मैं चाहता हूँ सिर्फ डेवलपमेंट लिख देता, नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसकी भी प्रक्रिया को किस तरीके से ये प्रभावित करता है। थोड़ा बहुत समझ में आया? अगर थोड़ा भी समझ में आया तो पूरा आंसर लिखना है और आगे जरूर बढ़ना है, बिना लिखे नहीं पार हो सकता है, चाहे वो स्टेट पीसी एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीएससी हो, जहां भी मैं बता रहा हूं सब्जेक्टिव टाइप के पेपर एक होगा, उसी से रैंक आपकी बनेगी। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो देन यू आर चीटिंग विद योरसेल्फ। तो देखिए, हम लोग आगे अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस-पीसीएस। इसमें हम लोग किस तरीके से प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कौन सी ट्रिक्स और मेथड यूज करते हैं, उसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए, इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट एक बनाया गया है, उससे संबंधित कुछ कथन यहाँ पे दिए गए। सरकार ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। क्या स्टेटमेंट सही है? या भारतीय विरासत पर उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देता है, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके अलावा उपरोक्त संस्थान कला के इतिहास, संरक्षण, संग्रहालय, विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व आदि के क्षेत्रों में आपका परास्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। तो ये वाले जो स्टेटमेंट हैं सब सही हैं पहले वाले को छोड़ के, क्योंकि ये वाराणसी में नहीं बल्कि नोएडा में बनाया जा रहा है। और पहला वाला अगर गलत हो जाएगा तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू यू कैन डू इट, इसमें बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट जो है अभी सेटअप उसने किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये एक इंस्टीट्यूट है आर्कियोलॉजी का, ठीक, आपका IGNCA का और आपका नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का, साथ ही साथ NRLC लखनऊ का, जिन्होंने मिलकर जो अब इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज के अंतर्गत काम करना है। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बताता रहूं, ये है कि एमलेक्स किससे संबंधित है। कई सारे स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं, आप लोगों को बताना है कि सत्य कौन कौन से हैं। यह ऑक्सीजन सिलेंडर की अवधि को 3 गुना बढ़ाने में मदद करता है। इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ एन ऑक्सीजन सिलेंडर बाय 3 टाइम्स। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत, बताइए। अगला स्टेटमेंट यह है कि एमलेक्स सप्लाइज ऑक्सीजन टू द पेशेंट ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड ट्रिप्स व्हेन द पेशेंट एक्सहेल्स CO2। मतलब जो सांस लेता है तब तो उसको ऑक्सीजन मिलती है, और जब वो सांस छोड़ता है तो CO2 निकलती, तो उस समय उसको रोक देता है, तब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने देता है। तो क्या ये सही है? दोनों स्टेटमेंट बताइए कि नहीं बताइए, क्योंकि बताइए, बताना तो पड़ेगा ही। ट्रू पूछा गया है, ठीक। और ये जो IIT कानपुर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाया है, इंडिया का पहला ये ऐसा है कि जो ऑक्सीजन की राशनिंग डिवाइस है जिसका नाम एमलेक्स है। तो देखिए यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हम लोग अगर इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करें तो दूसरा BCD खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर ने भारत का पहला किया, मतलब जो है ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस बनाया है, ठीक है। मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन देता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, तो हम उस समय ऑक्सीजन की सप्लाई इस ऑक्सीजन जो राशनिंग डिवाइस है उससे बंद कर देते हैं। और इस डिवाइस का नाम है एमलेक्स। याद रहेगा ना? तो इसी के साथ में आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन तोड़िए और शेयर और सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि हमारा जो मिशन है लोगों का संरक्षण कराने का, वो पूरा तभी हो सकता है। यही सबसे बड़ा हमारा मोटिवेशन का सूत्र भी है, ठीक। तो ये वाली चीज है। और आप लोग बता दें कि UPSC और EPFO का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप
और टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज्यादा जानकारी के लिए 85648805309696060899 पे आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन जरूर लेना है।